नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे अवैध अतिक्रमण पर आर पार। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर रार थम नहीं रही है। राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर समिति ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उनकी ओर से अभी तक कुल 188 लोगों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही खाली ना करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। वहीं अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाती है। सरकार बीजेपी की है तो फिर ऐसे में कार्रवाई करे। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर रार थम नहीं रही है। राज्य में अभी वन भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है। इस मामले के सामने आने के बाद मंदिर समिति ने ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि उनकी ओर से अभी तक कुल 188 लोगों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। बता दें, साल 2022 में मंदिर समिति के अध्यक्ष का पद संभालते ही अजेंद्र अजय ने राज्य में और प्रदेश के बाहर स्थित सभी कब्जा किए गए संपत्तियों को लेकर छानबीन शुरू कर दी थी। समिति के अध्यक्ष ने कहा, समिति ने 188 कब्जा धारकों को नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उन्हें नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। विगत वर्ष जब श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली तो मेरे संज्ञान में आया कि मंदिर समिति की जो विभिन्न स्थानों पर प्रदेश और प्रदेश से बाहर जो परिसंपत्तियां हैं उन पर कई लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। मेरे संज्ञान में जैसे ही मामला आया मैंने इसकी तत्काल छानबीन कराई। जो परिसंपत्तियां हैं हमारी उनका पूरा ब्यौरा तलब किया और उसके पश्चात हमने जो अवैध रूप से कब्जा धारक हैं ऐसे 188 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं। कुछ अन्य लोग और भी सामने आए हैं, उनको भी हम नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं और उनको चेतावनी दी गई है कि यदि उनके द्वारा मंदिर समिति की जो परिसंपत्तियां हैं उन पर से तत्काल कब्जा नहीं हटाया जाता है तो उनके खिलाफ हम विधिक कार्रवाई करेंगे। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दों को सामने लाती है। सरकार बीजेपी की है तो फिर ऐसे में कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी जमीनें मंदिर समिति को दान में दी गई हैं उसे दान के उपयोग में लाया जाए। वहीं यूकेडी ने अवैध अतिक्रमण के लिए बीजेपी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर वोट के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया है। सैया भैया कोतवाल तो डर कहेगा। दान में दी हुई जमीनों पे कब्जा हुआ है, सरकार की जिम्मेदारी है उसको अतिक्रमण को और कब्जे को हटवाए और जिस उपयोग के लिए दान दी गई भूमि वो उसी उपयोग में लाई जानी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड में जंगलात की या सरकारी भूमि पे जितनी मज़ारें हैं उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में मंदिर हैं और जहाँ तक बद्रीनाथ और केदारनाथ की भूमि पर भी जो है सरकारी ज़मीनों पर भी अतिक्रमण है और अभी जो नोटिस जारी हुए हैं 100 से ज़्यादा लोगों को, ये अपने आप में बताता है कि धार्मिक कार्यों के नाम पर ज़मीनों का अतिक्रमण जो उत्तराखंड में है वो बहुत बड़ी संख्या में और ख़ास करके कुमाऊं में जंगलात की ज़मीन पे बहुत ज़्यादा कब्जे हैं, जिसको लेकर के अभी सरकार ने जो IFS ऑफिसर हैं पराग मधुकर धकाते उनके नेतृत्व में भी एक कमेटी बनाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली वाले दलों की सरकारें पिछले 22 साल से दो बार रही।
दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव नजदीक देखती है तो फिर वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इन सब चीजों में लोगों को उलझा भरमा करके अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करती है। जब सरकार अतिक्रमण की बात कर रही है और अवैध अतिक्रमण की बात कर रही है तो फिर केवल मजार और बद्रीनाथ मंदिर समिति की जमीन की बात क्यों कर रही है? पूरे राज्य के अंदर हजारों एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण है। और मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले जब चार धाम यात्रा मार्ग का निर्माण हो रहा था तो टिहरी की डीएम सोनिका तब थी, तो उन्होंने हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देकर के कहा था कि सड़क के किनारे जितने अवैध मंदिर, मस्जिद या जो भी धार्मिक स्थल हैं उन सबको हटाया जाएगा। कुल मिलाकर राज्य में अवैध अतिक्रमण को लेकर चल रही रार थम नहीं रही है। सरकार एक तरफ जहां वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की तैयारी कर रही है तो दूसरी ओर अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जे का मामला सामने आया है, जो कि चिंताजनक सवाल है। और ये है कि आखिर क्यों राज्य में अवैध अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं? आखिर क्यों समय पर मंदिर समिति और सरकारी विभाग के अधिकारी समय पर कार्रवाई नहीं करते? सवाल ये है कि क्या मंदिर समिति की ओर से दिए गए नोटिस और कानूनी कार्रवाई के डर से कब्जाधारी कब्जे को छोड़ देंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब को सबका इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो जिन लोगों ने भी अवैध अतिक्रमण किया है उन पर कार्रवाई जरूर होगी। धामी सरकार ने ये तो सुनिश्चित कर दिया है। हालांकि विपक्ष इस पर तमाम आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार बीजेपी की है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ ये अवैध अतिक्रमण हो कैसे जाता है? अभी इससे पहले भी उत्तराखंड में कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर सालों से रह रहे लोगों को हटाया जाना था। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन लोगों ने खटखटाया और तमाम चीजें देखने को मिली। लेकिन सवाल ऐसे भी उठता है कि जब ये कब्जा हो रहा होता है उस वक्त जो भी सरकार होती है या जो भी लोग होते हैं वो इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लोगों को परेशानी होती है, लोग फिर अलग अलग जाकर न्याय की गुहार लगाते हैं, तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में रविंद्र जी आपसे ही करना चाहूंगी। धामी सरकार एक्शन में है, समझ आता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, ये भी समझ आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये कब्जा हो कैसे जाता है। देखिए, लंबे समय से सरकारों की उदासीनता के कारण मैं ये समझता हूं कि इस तरीके से कब्जा करने वालों को और कब्जे पे लगातार स्थापित रहने वालों को बल मिलता है। अब ये बल लगातार मिला रहे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सरकार का काम हर क्षेत्र में जवाबदेही है। जब किसी चीज को लेके, जैसे मैं आपसे हल्द्वानी का मसला करूं, बनफुला की रेलवे की जमीन, जब रेलवे ने अपनी जमीन के लिए गुहार लगाई कोर्ट में, कचहरियों में, उसे लगातार लगा के फिर ऐसी सरकारों ने उसको दबा के रखा, मसले को कोर्ट कचहरियों में उलझा के रखा। लेकिन जब सरकार, न्याय संगत सरकार जब आ जाती है सत्ता में, तो कहीं ना कहीं न्याय के ऊपर जो न्याय पाने वाला व्यक्ति है उसकी भी आस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। रविंद्र, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी तक तो कांग्रेस का राज चल रहा था और इस बार ही बीजेपी आई है सत्ता में। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इसी बार आई है। या तो आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ किया नहीं और धामी सरकार कुछ अलग कर रही है। देखिए, पूर्ववर्ती सारी सरकारों के लिए कह रहा हूँ, चाहे हम है चाहे कोई है। देखिए, एक लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं तो इस पे विराम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, एक लंबे समय चला, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि भाई पहले तो बादस्तूर जारी था, अब अगर इसे रोका जाए और वापस लिया जाए। अब मान लीजिए, मैं हल्द्वानी वाला ही मसला बता रहा हूँ कि भाई एक लंबे समय से, कम से कम 25-30 साल से, कहीं हो सकता है अधिक समय से, रेलवे अपनी भूमि के लिए लगातार कोर्ट की गुहार लगा रहा है।
लास्ट में भी आते आते हाई कोर्ट ने जब सख्त टिप्पणी करने के बाद उन्होंने कहा भैया ये खाली कराओ, रेलवे की भूमि वापस करो। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चलाते हम न्याय प्रणाली की सम्मान करते हुए जैसा न्यायालय ने कहा उसका आदेश को पालन करते उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। तो ऐसे ही अगर आज मंदिर समिति ने अपनी भूमि को लेकर कहा है कि भाई अतिक्रमण हो रहा है और ऐसी अतिक्रमण को हमें छुड़ाना होगा, वो जमीन हमें वापस चाहिए, या वन विभाग ये कह रहा है कि भाई हमारी जमीनों पे ये किस तरीके से आ गए, या राज्य सरकार या मेरे जैसे एक आम नागरिक, अगर मान लीजिए मैं एक आम नागरिक अगर कहूं कि भाई मेरे यहाँ क्षेत्र में इस तरीके की जमीनों पे अवैध रूप से लंबे समय से कब्जा है, ये सरकारी जमीन है, इसे छुड़ाया जाए, आप बताइए इसमें क्या गलत है? और अगर सरकार इसे करना चाहती है, सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखा रही है, और कहीं ना कहीं देखिए किसी की जगह चेक अब 200 साल से 500 साल से किसी पे कब्जा करने बैठे, भाई आप कब्जा धारक तो हो सकते हैं लेकिन आप उसके मालिकाना हक नहीं ले सकते, मालिक नहीं हो सकते। कभी ना कभी तो न्याय को की आस जगेगी, न्याय मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये समय अमृतकाल का है, यहाँ सबको अमृतकाल में न्याय मिलने का संभावना है। इसी ओर आज मंदिर समिति की जो जगहें हैं, मंदिरों की जमा है, देवभूमि उत्तराखंड में अनेक मंदिर हैं जिनके जमीनों पे जो है किसी ना किसी रूप में अतिक्रमण हुआ है, उसे अगर खाली कराने के लिए कोई बात होती है तो अच्छी बात है। और वन विभाग की भूमि पे जिस प्रकार से अवैध मजारों के नाम पर जो जमीनों की लूट हुई है उसे छुड़ाने का अगर कहीं होता है तो अच्छी बात है। चलिए ठीक है। ऐसे ही अगर किसी नदी नाले खाले को घेर के किसी ने ठीक है रविंद्र जी, इस पर मैं वापस आऊंगी। मैं पहले सबकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। हमारे साथ हेमा भंडारी जी भी जुड़ चुकी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। हेमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए आशीष जी। अभी मैडम रविंद्र भाई ने बताया कि सरकार की उदासीनता के कारण ये सब कुछ हुआ है। और रविंद्र भाई 6 साल से भारतीय जनता की पार्टी उत्तराखंड में शासन कर रही है और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी रही है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब से अतिक्रमण बढ़े हैं। चाहे अतिक्रमण किसी भी चीज का देख रहे हैं, आप मजारों को लेके देखिएगा, आप जगह जगह में सरकारी जमीनों में मजारें बन जाती हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं उस समय, कहाँ सो जाते हैं? फिर हम ड्रामा करते हैं कि हम लोग जो है ये तोड़ेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की हरकत की जाती है। और अतिक्रमण तो कहीं भी सही नहीं है। देवभूमि में आप मंदिरों की जमीनें कब्जा रहे हैं, बताएं। मंदिरों की मंदिर को तो लोग दान देते हैं, और किस तरीके के लोग हैं वो जिन्होंने मंदिर की जमीनें कब्जा दी, किस तरीके के लोग होंगे जिन्होंने भगवान का इतना बड़ा आस्था का केंद्र उत्तराखंड और वहां पर भगवान की जमीनों को कब्जाने का काम किया। और निश्चित ही मैडम यकीन मानिए, जिस दिन ये लोगों को पता लगेगा कौन है, ये सब बात पता निकलेंगे, बात वाले निकलेंगे। यही लोग जमीनें कब्जाने का काम करते हैं, इनके धर्म ताकत शक्ति ये सब इनके ही सब कुछ है, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं और यही लोग कब्जाने का काम करते हैं। आज जो जमीन कब्जाई है, सरकार का काम है उन जमीनों को छुड़वाएं, और ये जमीन छूटनी चाहिए, क्योंकि इस बार मंदिर की जमीन पे भी कब्जा कर लेंगे तो कहाँ विश्वसित रहेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है हेमा भंडारी जी। देखिए सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह से जो आपस में एक दूसरे पे क्योंकि राज तो दोनों पार्टियों ने किया है, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, दोषारोपण करने से दोनों ही सरकार, दोनों ही बराबर की जिम्मेदार हैं अतिक्रमण के लिए। और सबसे पहले तो हमें उन कारणों पे जानना चाहिए कि अतिक्रमण हो क्यों रहा है। तो अतिक्रमण का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ से लोग पलायन कर जा रहे हैं। पलायन के कारणों पर जानना चाहिए कि क्यों पलायन कर जा रहे हैं। तो जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं होगा तो वहां से लोग पलायन कर जाएंगे। और बाहर से, क्योंकि अवैध अतिक्रमण का मामला कोई आज का मामला तो नहीं है, क्योंकि राज्य गठन के बाद से ही बाहर से लोग यहाँ पर आए और बसते चले गए, यहाँ पर अतिक्रमण करते चले गए। अब जब जनसंख्या असंतुलन का खतरा जो पैदा हो गया है, और जो विभागों ने जो है एक सीएम के ऑफिस से रिपोर्ट मांगी है, तो जब उन पे आ गई है जवाब तलब किया गया है विभागों से, तब जाके जो है अब ये लोग जागे हैं। और आप देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 10,000
हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जा हो चुका है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही दोनों सरकारें बराबर की इसकी जिम्मेदार हैं। दोनों ही सरकारों ने सरकारी विभाग की संपत्ति की कभी चिंता ही नहीं की और अफसरों की मिली भगत से बाहर से लोग आए और यहाँ बसते चले गए। और अगर बात करें अवैध अतिक्रमण की, तो ज्यादातर लोग जो है वो बाहर के प्रदेशों से आए हुए हैं, जो कच्चे कच्चे मकान बनाकर यहाँ पर बस गए हैं। इनको हटाने का प्रयास और रोकने का प्रयास की कार्रवाई ना तो किसी विभाग ने की है, विभागीय स्तर पर आज तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, जिसका नतीजा ये है कि वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण बन गए हैं, मज़ारें बन गई हैं, जंगलों में मंदिर बन गए हैं, रिजॉर्ट बन गए हैं। मतलब आबादी इतनी बस गई है कि जगह जगह जो है अतिक्रमण। और आज ये लोग जाग रहे हैं, तो ये जब अतिक्रमण हो रहा था, ऐसा तो नहीं है कि अतिक्रमण एकदम से हो गया, एक ही रात में हो गया। तो हमारा तो सरकार से स्पष्ट कहना है कि कोई भी अतिक्रमण एक रात में नहीं होता, क्योंकि ये सरकार की लचर व्यवस्था का परिणाम ही है कि आज जो है देवभूमि उत्तराखंड की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर खनन माफिया, जिनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ठीक है हेमा जी, देखिए आपका कुछ नेट इशू है, हम आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी की आवाज़ को यहाँ पर म्यूट किया जाए, क्योंकि कुछ इको प्रॉब्लम हो रहा है। मैं पीसी थपलियाल जी का रुख करना चाहूंगी। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे गंभीर मसले पर? मैडम, राज्य बनने के बाद ये निरंतर सतत अतिक्रमण उत्तराखंड में होता जा रहा है। हम इसके साक्षी हैं और इससे ये तो बहुत छोटा बच्चों का खेल है जो आज अतिक्रमण की जो डिस्कशन है। इससे बड़ा अतिक्रमण तो वहां हुआ है जहां हमारे खेत खलिहान जंगली जानवरों ने अतिक्रमण कर दिया उनपे। उसके बाद हमारे जंगलों को भारत सरकार के काला कानून वन अधिनियम ने अतिक्रमण जंगल छीन लिए हमसे। उसके बाद नदियां एनजीटी ने छीन ली हमसे। हम तो नंगे भूखे पतंजलि में हमारे बच्चे आजकल जोगी बन रहे हैं। जोगी बाबा जोगी बना रहा है और प्राकृतिक संसाधनों की लूट खुद करके एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। दूसरी ओर जो आज मझारों को लेकर हल्ला मचा रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां, वोटों की राजनीति छेक रहे हैं। मझार जंगलों में कोई उस समुदाय को कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने चाहे मझार उजाड़ दी चाहे कुछ उजाड़ दिया। लेकिन अगर मेरे पहाड़ों में जाओगे आप तो हर गांव में हमारे महादेव बने हैं। महादेव के जो बने हुए उसमें बाबा और माई को भी वहां समाधियां बनती हैं। उसकी जगह जगह गांव में हमारे जोगी जोगतों की समाधियां बनती हैं। हमारे जितने मंदिर हैं सब अतिक्रमण जगह पे बने हुए हैं। कोई मंदिर हमारा, लेकिन मझार, जंगलों की मझार नजर आ रही है। और जंगलों की मझार क्या होती है? वहां कोई निवास थोड़ी करता है। वो तो वो होती है जो गार्ड का एक चबूतरा बनाते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का। उसी तरह एक मिट्टी का एक छाप बन गया यहाँ पे। वो ना कोई पेड़ काटते हैं ना कुछ करते, लेकिन राजनीति करनी है। राजनीति करनी हिंदू मुसलमान की और उसकी तोड़ लेके आगे मंदिर समिति की बहुत बड़ा वो है षड्यंत्र। ये जो आज ईमानदार व्यक्ति बन रहा है कि मंदिर समिति की जवाब इसका रविंद्र जी आपसे रुक जाइए। नहीं है। देहरादून का मेयर भारतीय जनता पार्टी पूरा अतिक्रमण देहरादून में हो रखा है हिम्मत भाजपा की जो इस अतिक्रमण को हटा दे। है भाजपा की हिम्मत की हम कब से बोल रहे कि सिंगताली के पुल के इधर एक वो करने गया, उसका उद्घाटन करने गया है हिम्मत। हमने डीएम टीडी को चिट्ठी लिखी हुई है, इस अतिक्रमण पूरे कागज निकाल के दे रखे हैं, लेकिन नहीं। ये लोगों के दांत दिखाने के हैं और बाकी इनके बगल में रवींद्र जी रुक जाइए। छुरी है का काम ईमानदारी से 1% भी नहीं कर रहे हैं। अतिक्रमण अगर सबसे ज्यादा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अतिक्रमण कर रहे हैं, जिन्होंने देहरादून से मसूरी तक पूरी दुकानें बना दी अतिक्रमण करके। आप जाइए, यहाँ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जहाँ यूनिवर्सिटी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, पूरी नदी के किनारे अतिक्रमण करा रहा है
उनका विधायक खुलेआम मारने आते हैं, अगर बोलो और जरा उसको लाइव करो तो। ये लोग एक बहुत बड़ा गैंग बन चुके हैं। और ये जो अजेंद्र अजय जो अभी बहुत ईमानदार तौर से बोल रहा है कि ये केवल दिखावे के लिए है, क्योंकि इस व्यक्ति ने उस कर्नल अजय कोठियाल को भी अपराधी बताया था जब केदारनाथ की आपदा आई थी। वो जब वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा था, आज उसका डब्बा बना दिया है। और यही अजेंद्र अजय इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्रालय में कर रहा था कि बहुत बड़ा घोटालेबाज है, इसने आपदा में सारे पैसे खा दिए। और बात सच भी थी, क्योंकि एक निम का जो प्रिंसिपल है वो कैसे वहां आपदा में काम करने लग गया। उसका काम तो मॉनिटरिंग का था, अपने काम के से हटकर उसने काम किया। ठीक है। और इसकी शिकायत इस अजेंद्र अजय ने की, लेकिन आज चुप है, आज चोरी करता। कल ये जो मंदिर समिति की संपत्तियों की बात कर रहा है, एक केवल उत्तराखंड के लोगों को, जिससे ऐसा लगे कि हिंदुओं की भी भैया सीज हो रहा है, खाली मुसलमानों का मजार नहीं ध्वस्त हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से जनता बहुत ध्यान से देख रही है। न्याय संगत कार्य अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से, नहीं तो अभी कह रहे थे इनके प्रवक्ता की न्याय संगत सरकार है हमारी। थपलियाल जी, मैं आती हूँ आपके पास, वापस आऊंगी मैं। रुक जाइए रविंद्र जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। अरुण शर्मा जी की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। अरुण जी, अनम्यूट कर लीजिए अरुण जी खुद को। शुक्रिया जी। यशी, मैं ये कह रहा था जी कि आज स्थिति इतनी भयानक है कि रेलवे, पीडब्ल्यूडी, एनएच, फॉरेस्ट, तमाम विभागों की जमीनों पर जबरन कब्जे हो रहे हैं। अगर हम कल का मामला देखें, कल फॉरेस्ट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 1550 कब्जे फॉरेस्ट में पिछले 6 महीने के अंदर पाए गए, जिनमें से 950 के करीब कुमाऊं में है और 450 गढ़वाल में है, जिनमें से कुछ लोगों को नोटिस दिए गए, कुछ हटाए गए, जो भी था। लेकिन केवल ये नहीं, ये तो फॉरेस्ट की भूमि के कब्जे थे। अजेंद्र ने बोला कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की जो बहुत सारी संपत्तियां हैं जिस पर अवैध कब्जे हैं, निश्चित तौर पर वो खाली होनी चाहिए। यही नहीं, अगर हम वक्फ बोर्ड की नई रिपोर्ट देखें तो वक्फ बोर्ड के भी 500 बीघा जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा विभाग छूटा है जहां अवैध कब्जे नहीं हो। मैं ऋषिकेश रहता हूं, मैंने देखा कल जो ऋषिकेश से हरिद्वार बाईपास रोड जा रही थी उस पर कब्जे हटा दिए थे पीडब्ल्यूडी, पुलिस, नगर निगम, इन सब ने मिलकर। और जब मैं आज सुबह देहरादून वापस आ रहा था तो मैंने देखा वो दोबारा से बंदियां लगाने लग गए थे। तो आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है कब्जे करवाने की? अरे भाई, जिम्मेदार विभाग है, सड़क पीडब्ल्यूडी की होगी या एनएच की होगी, भूमि रेलवे की होगी, सिंचाई की होगी या फॉरेस्ट की होगी। तो आखिर ये अधिकारी तब क्यों सोए रहते हैं जब उस भूमि पर अतिक्रमण होता है? ये उस अतिक्रमण होते हुए क्यों नहीं रोकते? इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है। और उस मिली भगत का परिणाम ये होता है कि पहले कच्चे निर्माण किए जाते हैं और फिर धीरे धीरे फिर टीन सेट डाले जाते हैं और बाद में सामने है सबके, तमाम जगह लिंटर पड़ गए, पक्के मकान बन गए, पक्की दुकानें बन गई, पक्की सड़कें बन गई, उन लोगों के आधार कार्ड बन गए, उन लोगों के बिजली के कनेक्शन हो गए, उन लोगों के पानी के कनेक्शन हो गए, उन लोगों के राशन कार्ड बन गए। बिल्कुल। तो जब इतनी सुविधाएं आप उन्हें दे रहे हैं अतिक्रमण करने के बाद, तो दूसरे लोगों को तो प्रेरणा क्यों नहीं मिलेगी भाई वो भी अतिक्रमण करेंगे? और जब ये प्रेरणा कौन दे रहा है? निश्चित तौर पर जो भी सरकार उस वक्त गद्दी में रहती है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी या यूकेडी की सरकार थी। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप एक गलत काम को आप बढ़ावा दे रहे हैं और गलत काम को बढ़ावा देते हुए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, आप सब खामोश थे। आज बताइए कौन सी नदी ऐसी है जिसके किनारे अतिक्रमण नहीं हुआ? कौन से नाले खाले हैं जहां अतिक्रमण नहीं हुआ?
तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जो उस जगह पे बिजली के कनेक्शन भी करा रहे, पानी के कनेक्शन भी करा रहे, आधार कार्ड भी बनवा रहे, उसके बाद उनके राशन कार्ड भी बन रहे हैं, और फिर एंड टाइम पे आप सोते से जागते हैं कि अतिक्रमण हो गया। अरे भाई, जब हो रहा था तब आप कहां सोए थे? तो निश्चित तौर पर अतिक्रमण हटाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जगह जगह जाम की स्थिति लग रही है। हमारा प्रदेश वैसे ही पर्यटन प्रदेश है, हमारा प्रदेश वैसे ही तीर्थ प्रदेश है, और हमारे प्रदेश में 6 महीने तीर्थाटन के नाम पे लोग आते हैं, लेकिन साल भर पर्यटन के नाम पे लोग भी आते हैं। और स्थिति यह है, आप हरिद्वार से और जो शिवपुरी राफ्टिंग बेल्ट है, जरा शुक्रवार की शाम से और सोमवार की सुबह तक उन इलाकों में जाके देख लीजिए, कई कई घंटे लग जाते हैं पार करने में, क्योंकि जाम लगा है सब जगह। किनारे तो खोखे खड़े हो गए, दुकानें खड़ी हो गई, मकान खड़े हो गए, कितना सड़क बचेगी? और उस सड़क में ट्रैफिक को आना भी है और जाना भी है। पुलिस की मजबूरी है, नए प्लान निकालती है, लेकिन वो सारे प्लान उस ध्वस्त हो जाते हैं। तो मेरा बिल्कुल साफ कहना है, अतिक्रमण जिसने भी किया है, करवाया है, वो दोनों दोषी हैं, और उन दोनों को बराबर का दंड देना चाहिए। एक तरफ दूसरी चीज, हेमा बहन जी बिल्कुल सही बोल रही थी, अगर इन अतिक्रमणकारियों का आप आधार कार्ड मांग ले या कोई और डॉक्यूमेंट मांग ले, एक भी आदमी इस प्रदेश का रहने वाला नहीं है। कहां से आए हैं? बिजनौर से आए हैं, सहारनपुर से आए हैं, बगल के प्रदेशों से आते हैं, छोटे छोटे खोखे लगा के बैठ जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे पक्के निर्माण शुरू हो जाते हैं। तो जिस टाइम ये हो रहा है, उसी टाइम जिम्मेदारी निभानी होगी, इन्हें हटाना होगा। ठीक है जी रवीन जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बता दें आपको कि हम अतिक्रमण पर बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अतिक्रमण की खबरें अब आए दिन देखने को मिल रही हैं, जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये अवैध अतिक्रमण हो रहा था, उस वक्त जो भी सरकार थी वो क्या कर रही थी? ये किसकी जिम्मेदारी है ये देखना कि अवैध अतिक्रमण हो या ना हो, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश आज चर्चा में कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और देवभूमि के दंगल में आज बात अवैध अतिक्रमण पर आर पार चर्चा इसी पर, और रवीन जी का सीधे रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। रवीन जी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद तमाम सवाल है जो यहाँ पर विपक्षी दलों द्वारा भी पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार ने भी पूछे। रवीन जी। अरुण जी को शायद आवाज नहीं आ रही है, उनका प्लीज माइक चेक कर लीजिएगा। रवीन जी अब आ गई। रवीन जी आप कंटिन्यू करिए। जी देखिए, जैसे कि जिस प्रकार से मेरे आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि कम से कम 4 जगह से मेरे पास लगातार मेरे ऊपर ही टारगेट है, मेरे दल के ऊपर टारगेट है। अरुण जी को मैं हमेशा से न्यूट्रल मानता हूँ, वो बिल्कुल सदी हुई बात करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बीच बीच में टाइम देंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने का मजा आ जाता है। देखिए, जिस प्रकार से पीसी थपलियाल जी ने, मुझे बड़ी घोर आपत्ति है, इन्होंने कहा कि मजारों का जो निर्माण होता है उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होता, 4 ईंटें लगा के उसे आराम से बना दिया जाता है। तो मैं थपलियाल जी आपसे कहूंगा, आप अपने घर में बनवा लीजिए ऐसी 3-4 मजारें, आपको अच्छा लगेगा, उस पर चद्दर लगा के अगरबत्ती जलाइए, खूब अच्छी बात है। लेकिन किसी भी रूप से अतिक्रमण, चाहे प्रदेश के किसी भी जगह हो, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, मैंने उदासीनता की जो बात करी आपसे, मैं आपको बताऊं, उदासीनता का एक उदाहरण देता हूं आपको। मुझे आज भी याद है, 2014 से पहले ये दिल्ली से देहरादून तक हाईवे बन गया था, लेकिन 3 जगह ऐसी थी जहां पे धार्मिक स्थल थे, 3 जगह जो रोड के किनारे कोने में को निकलती, उन जगहों को किसी भी रूप में छेड़ा नहीं गया। वो वैसी छोटी सी सड़क होती थी, पीछे से बड़ी सड़क बन जाती, किसी ने नहीं छेड़ा। इसे कहते हैं उदासीनता। दूसरा उदाहरण अपने देहरादून में देता हूं। आप मोंड में समझिए कि नई सुरंग कराने के लिए भी जिस दिन जो है कोई मंदिर के पास कोई नवरात्रे होते थे या कुछ होता था, तो वहां पे इतना भारी जाम लग जाता था कि ना तो वहां मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ठीक से इतने प्राचीन मंदिर में दर्शन कर पाते थे, और ना ही ट्रैफिक वाले निकल पाते थे। तो ये उदासीनता इसे कहते हैं। ये उदासीनता कब दूर हुई? जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं आम आदमी पार्टी का। इन्होंने अभी ज्ञान की बातें तो बहुत करी उत्तराखंड को लेके, क्योंकि अभी ये सरकार में नहीं है, इसलिए इनसे हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। ये हमारे पे प्रश्न तो कर सकते हैं, लेकिन जहां इनकी सरकार है, इनको उदाहरण देता हूं।
उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की भूमि पे रोहिंग्या को इन्होंने बसा दिया, उनके भारत के प्रमाण पत्र भी बना दिए, उनके आधार कार्ड बना दिए, उनके पानी के कनेक्शन लगा दिए। अभी तो हमारे यहाँ पे अरुण जी बात कर रहे थे, वहां की खबर आपको हो गई, लेकिन उत्तराखंड की खबर नहीं हुई कि उत्तराखंड में किसने बसाए। उत्तराखंड में आप लोगों ने बसाए, तो आप कह रहे हो कि आदमी रहे हो। नहीं, बयान ये देते नहीं है। आप ये देखो ना, सरकार ने स्वयं बुलडोजर लगा के अतिक्रमणों को हटाया। दिल्ली सरकार को लगातार बोलते रहे माननीय योगी जी की भाई अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ, ये हमारी भी नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, बात के पक्ष में नहीं है, हम तो हटा के उनको जगह भी देते हैं भाई। अगर कोई वहां पर देखो, हमने उनके नहीं, आपका आप दे सकते हो, आप अतिक्रमण वालों को कहीं भी जगह दे सकते हैं। आपने बिजली के कनेक्शन दिए, खनन हेमा जी, आपकी 2 मिनट दे दीजिए इनको, अपना काम करेगी। 2 मिनट दे ऐसा दीजिए नहीं है इनको कि आपके कहने से काम चलेगा। देखिए, मैं बिल्कुल बीच में किसी को हेमा जी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। रवीन जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, रवीन जी आप कंटिन्यू करिए, रवीन जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। हेमा जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज। रवीन जी देखिए, मैं अभी नोटियाल जी ने हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद पे लेके आए थे। अरे भाई, इसमें क्या मंदिर मस्जिद है? अगर किसी ने मंदिर की जमीन कब्जाई है तो वो छुड़ाना छूटनी चाहिए या नहीं छूटनी चाहिए, आप कहिए। अगर किसी ने अवैध मजारे बनाई, देखिए यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि ये कितना महान काम हो रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब ये अवैध अतिक्रमण हो रहा था तब आप कहाँ थे? देखिए यशी जी, मैंने आपको बताया कि लंबे समय से उदासीनता का कारण है। आप लगाइए कि कौन उदासीन था यहाँ पे? जो सरकारें थी इनके पक्ष की कभी भी पहली बार 2014 के बाद एक सेकंड रवीन जी, मैं आशीष जी से ये सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे भी तो जान लूं कि आपकी जो पूर्व में सरकारें रही तो क्या वो भी उदासीनता का शिकार थी? जो भी मुख्यमंत्री थे क्या वो उदासीन थे? उन्होंने इग्नोर किया इन सब चीजों को? अगर आप पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं तो आप भी उसमें शामिल है। यशी जी, हमने बिल्कुल किसी भी तरीके से किसी भी अतिक्रमण को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन हमने आगे अतिक्रमणों की बेल को लंबा नहीं होने दिया। देखिए, किसी भी काम को करते हुए आज अगर किसी ने अतिक्रमण आता, ऐसा नहीं है कि गुंडा बदमाशी जाओ और हटा दो। कानून एक किसी ने कब्जा भी कर लिया है, कानूनन रूप से उसकी बाकायदा कानून के तरीके से काम होता। तो हमने उस नींव को रखा कि कानून के तहत ऐसे अतिक्रमण कार्यों के को चिन्हित किया, ऐसी जगहों को चिन्हित किया, उसे स्वीकारा कि हाँ ये अतिक्रमण हुए, किसके शासनकाल में हुए, किसके नहीं हुए, ये विषय बात का है। इस पे आरोप और रवीन जी, मुझे अभी अरुण जी ने देखिए कहा कि उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, आधार कार्ड भी बना हुआ है, बिजली का कनेक्शन भी है, पानी का भी कनेक्शन है, बिल भी आ रहा है, टैक्स भी भर रहे हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप नहीं, अगर चलिए मैं पिछली सरकारों को छोड़ देती हूँ। 6 साल हो गए, 6 साल में अब पता चल रहा है कि यहाँ अतिक्रमण हुआ है, यहाँ अतिक्रमण हुआ है, या वोट बैंक की राजनीति हो रही है। देखिए आप देखिए रवीन जी, आपका काम है जस्टिफाई करना, मेरा काम है सवाल करना। मैं बार बार सवाल करूंगी। जी बिल्कुल यशी जी, आपका काम सवाल करना है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूं, अगर मान लो आज मेरी जमीन पे कोई कब्जा कर ले तो मुझे भी उसको, ऐसा नहीं होगा कि मैं जाके उसके सामान फेंक दूंगा, मुझे भी जाके कहीं थाने में रिपोर्ट करनी होगी, कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, अपने कागज पत्तर दिखाने होंगे। तो इस प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन हमने उस प्रक्रिया को चालू किया। उस बेल को जो लगातार अतिक्रमण फैला रही थी, उस बेल को कट किया, उस बेल को बढ़ने नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि आज हम इन बातों पर डिबेट करें। आप उठा लीजिए पिछले 2014 से पहले आपने कितनी हमने इन विषयों को लेकर। रुकिए आशीष जी, सवाल आपसे, रुकिएगा रवीन जी। आशीष जी, सवाल आपसे है। सवाल आपने उठाया सरकार पर, सवाल लेकिन अभी भी वही है जैसे कि अभी रवीन जी कह रहे थे कि पिछली जितनी भी सरकारें रहीं वो दोषी है अवैध अतिक्रमण की, कि अवैध अतिक्रमण होता रहा, हमने आंखें बंद कर ली और दिखाई नहीं पड़ा किसी को भी कि अवैध अतिक्रमण हो रहा है, और आज उनके खुलासे हो रहे हैं धामी सरकार में, तो वो तो क्रेडिट ले रहे हैं।
पिछली सरकारों में आप भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी थी। आशीष जी अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मैडम, रविंद्र भाई ने भी बताया कि हम आज डिबेट कर रहे हैं, पहले तो डिबेट भी नहीं होती थी। आज डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने महंगाई का मुद्दा तो खत्म कर दिया, महंगाई रही नहीं, बेरोजगारी रही नहीं, अब कुछ काम नहीं रहा, तो चलो अब हम इस पर डिबेट कर लें। रविंद्र भाई, सबसे ज्यादा अतिक्रमण भाजपा के शासनकाल में होता है, ये आप भी देख ले और मैंने देखा हुआ। आशीष भाई, ये सबसे सरल बात है, आप मुद्दों से भटक जाना। हमने कहा था करण महाराज जी को जवाब दें। हमने यहाँ करण महाराज जी के विषय में सवाल उठाए। आप महंगाई पे रहते हैं, हम महंगाई पे चर्चा करते हैं आपसे, आप बेरोजगारी पे चर्चा करते हैं। आप मत जवाब दीजिए ना, आप मत जवाब दीजिए। अतिक्रमण करवाते हैं ये देखिए, ये गलत है। आपसे महंगाई और आंकड़ों में चर्चा करते हैं। आज हम इसमें बात कर रहे हैं क्योंकि हम महंगाई की बात तो कर नहीं सकते ना, आपने तो पहले ही बहुत तय कर रखी है। चलिए ठीक है आशीष जी, अवैध अतिक्रमण पर भी बात हम कर रहे हैं तो कौन सी बुराई है? अवैध अतिक्रमण होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, समाज की कुरीति में ही आता है। पूजा करी, आज सीएम साहब ने पूजा करी केदारनाथ में, और वहां जाके पूजा कैसे करी? अपने नाम से नहीं करी, उन्होंने पीएम के नाम से करी। अरे तो ये भी आपत्ति है भाई, ये भी आपत्ति है आपको। अरे आप कर लो राहुल कि भगवान आप अपने नाम से पूजा नहीं कर पाए। आशीष जी, केदारनाथ बद्रीनाथ अगर हमारे जैसे कॉमन लोग भी जाते हैं ना, तो वहां पर प्रसाद लेकर जाते हैं, 100 51 रुपए लेकर जाते हैं कि जाकर आपके नाम का प्रसाद चढ़ा देंगे। तो अगर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से कर दी तो इसमें क्या दिक्कत है? रविंदर भाई, आप मंदिर में जाते हैं, आप ऐसे बोलते हैं मैं अपने पड़ोसी के नाम से पूजा करने आ गया, मैं अपने दादाजी के नाम से भैया आपको ज्ञान ही नहीं है सनातन धर्म का। ये क्या मतलब है इस चीज का? सिर्फ देखिए दिखावे की राजनीति, ये दिखावे की भैया रविंद्र जी, मैं सवाल पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? रविंद्र जी, मैं सवाल पूछ लूं? तो बात ही नहीं करते हैं। आज मुद्दा अब क्या है? मुद्दा भड़काना है। लो, आपको वहां के राज्यपाल ने इतना बड़ा, मलिक जी ने आरोप लगाया कि आपने पुलवामा हमला में किसका हाथ था, क्या से हुआ, वो भटकाना है। चलो यही बता दो कि अतिक्रमण हो गया, अब अतिक्रमण के नाम पे हम खाएंगे। अंकिता हत्याकांड को आज हम लोग भूलने वाले हैं, इसको भुला देंगे। अच्छा आशीष जी, बात बताइए, आशीष जी रुकिए, मुझे बताइए जरा कि ये जो अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, ये अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है? हाँ, मतलब ये कैसा लगता है आपको कि ये जो अवैध अतिक्रमण हट रहे हैं? निश्चित हटने चाहिए मैडम, हटने चाहिए, ठीक बात है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुद्दा नहीं है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी? अगर इस पर डिबेट हो रही है तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, डिबेट ये अभी बोला डिबेट हो रही है, पहले डिबेट भी नहीं होती थी। पहले डिबेट होती थी, गैस सिलेंडर का रेट 1 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल का रेट 50 पैसे बढ़ गया, उस पर डिबेट होती थी। आज डिबेट हो रही है, वो सब मुद्दे खत्म। आशीष देखिए, सवाल दोनों से है, सत्ता पक्ष से भी है, विपक्ष से भी है, क्योंकि सरकार आपकी भी रही, इनकी भी रही। हम तो ये जानना चाहते हैं कि अवैध अतिक्रमण किसकी सरकार में हुए और ये अनदेखी हुई। आप भी जवाब दीजिए कि कैसे ये अवैध अतिक्रमण होते चले गए, पुश्तों से लोग रहते चले आ रहे हैं और यहाँ पर अब ये अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रवीन जी, मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, जी आपकी सरकार में अवैध अतिक्रमण आपके ही लोग कर रहे हैं, आरोप है आशीष जी का, कांग्रेस का। देखिए आपके चैनल पे बैठे लोग, दर्शक जितने भी हैं, वो सब अच्छे से जानते हैं कि अतिक्रमण के चैंपियन कौन है, कौन इन्हें देते हैं। आप बताइए, बनफुला जिस समय रेलवे अपनी भूमि खाली कराने जा रहा था, कौन विधायक था, कौन नेता थे जो आगे बढ़ बढ़ करके आ रहे थे? आज मजारों को हटाने को लेके जिस प्रकार से अभियान चल रहा है, कौन उसके आड़ में लेके खड़ा हुआ है? तो ये किसी भी प्रकार से आप कहीं भी चले जाइए, कांग्रेस जितना भी कह दे, कल कांग्रेस ने अपने एक बयान भी दिया है कि किसी भी रूप में मजारों को, इनको लेके इसमें बात नहीं करनी है। कहीं ऐसा ना चला जाए कि हमारे को देख के कि लोगों में ये भ्रम हो जाए। देखिए, जनता के मुद्दे हैं, ये पहाड़ के मुद्दे हैं, ये देवभूमि का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे आके लोगों ने जिस प्रकार से जो है जमीन को लेके लैंड जिहाद किया है, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो है सांख्यिकी नियंत्रण जो है अजीबोगरीब तरीके से बढ़ी है। ये कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे के से मिलती हुई चीजें हैं। इसे आप कितना भी रोक लें, कितना भी आप इसे कोशिश कर लें, लेकिन ये जनता के मन में है, जनता के लिए है, जनता की भावना में है कि ये अतिक्रमण हटने चाहिए
किसी भी रूप में अतिक्रमण हो, चाहे वो आशीष रेलवे की भूमि हो, पीडब्ल्यू। आशीष जी आप जवाब दीजिए, इसके बाद मैं पीसी थपलियाल जी आपके पास आती हूँ, उसके बाद हेमा भंडारी जी आपके पास। आशीष जी। भारतीय जनता पार्टी अतिक्रमण खुद करा रही है। जीते जागते उदाहरण हमारे 6 नंबर पुलिया में, मैडम सिर्फ ठेलियां लगती थी वहां पे, जिन ठेलियों को कभी भी डंडे मार के भगा दिया जाता था, हटा देते थे। आज पूरी 6 नंबर पुलिया में मैडम बाहर के लोगों को, यूपी से लोगों को लाके वो ठेलियां खड़ी करा दी गई हैं, और वो ठेलियां देखना 1 साल में टूटेंगी। वहां पे वो टीन शेड बनाने शुरू कर देंगे, वहां पे अतिक्रमण हो जाएगा, और वो अतिक्रमण भाजपा की देन होगा। जो मेन बाजार के 6 नंबर पुलिया के अंदर क्या हुआ है, आप भी अगर कहीं से पता कर सके, पता करना। रविंद्र भाई को खुद पता होगा ये 6 नंबर पुलिया के अंदर किसने अतिक्रमण करवाया, और ये एक दिन पूरा अतिक्रमण का रूप लेगा। ठेलियां टूट गई है, वो जो हरी ठेलियां आपने दी है वो टूट गई है। अब वह टीन सेट बनेंगे और अतिक्रमण होगा, और उसके जिम्मेदार आप हैं कि मेयर गामा जी ने सारी जमीन दी है। अतिक्रमण आप कराते और आप ड्रामेबाजी करते हैं कि अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण हो गया। जितनी मजारें भाजपा के शासनकाल में बनी है, उतनी मजारें आज से पहले कहीं नहीं बनी। हम खुद देखते हैं कितनी मजारें आप लोगों के शासनकाल में बनी है, फिर सोशल मीडिया में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाने का काम आप लोग करते हैं। थपलियाल जी। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने जब मजहार पे आई बात, तो ये बोला कि थपलियाल अपने घर में बना ली। मैं ये बोल रहा जब बनों की आग की बात चली, तो मैं ये बोलूंगा कि रविंद्र कुमार के घर में आग लगा दो। ये तरीका है बोलने का। अरे भाई थपलियाल जी, आपने बोला, आप अपना बयान देख लीजिए, आपने दिया, इस चैनल पर बैठ के दिया कि अतिक्रमण मजारों से होता नहीं। आपकी जमीन दियो। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? घर में बनाओ। किसी के कैसे मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। थपलियाल जी, आप बड़े हो, आपने इस तरीके की, मुझे उम्मीद नहीं होती कि आप इस तरीके की शब्दों की मर्यादा से खेलेंगे। आप बड़े हैं हमारे, लेकिन इस तरीके से बदतमीजी से बात ना करिए। क्यों, कैसे कर लो कोई वन की भूमि में अवैध कब्जा, और आप उसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कुछ नहीं होता, आप जस्टिफाई करेंगे। आप अपने घर में बना लीजिए बाजार। मैडम आप कह रहे हैं वहाँ रवीन जी, मैं टोक रही हूँ ना, प्लीज रुक जाइए आप। कहा रवीन जी, मैं उनसे बात कर रही हूँ। कुमाऊं में इतने वन क्षेत्र गढ़वाल में हुआ है, क्या उसमें मजारों का क्षेत्रफल जोड़ा हुआ है? मजारों का कभी भी, क्योंकि कई हमारे पहाड़ में जब छोटे बच्चे भी मरते हैं और उनको भी गड्ढे में डालते हैं, और रविंद्र कुमार के घर में गाड़े, लेकिन बाहर गाड़ते हो। जब कोई बच्चा वहां मर जाता है, कोई बुढ़ा मर जाता है बीमारी से, उसको भी गाड़ा जाता है, तो वो इन्होंने खाली पत्थर रख देते हैं यहाँ पे गाड़ा हुआ है बस। अब वो कोई पेड़ नहीं काटते, कुछ नहीं काटते, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है जंगल में। जब मझार जंगल में बनती है, मझार रोड पे बनती है, इन्होंने नहीं तोड़ी, हमने तोड़ी वो मझार। स्वामी भारती और हरकिशन कमोठी ने 50 मझारें तोड़ी देहरादून शहर की। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है जो आज छाती खोल के कह रहे हैं कि यहाँ सांख्यिकी बढ़ गई है। अरे सांख्यिकी बढ़ गई है तो चले क्या कर रहे हो तुम? सांख्यिकी बढ़ गई है। ठीक है, इसका जवाब हम लेते हैं हेमा भंडारी जी। ठीक है, मैं आती हूँ थपलियाल जी, इसके बाद हेमा भंडारी जी। यसी जी अभी ना आपके चैनल में बैठे बैठे ना मुझे भाजपा और कांग्रेस के लिए 2 लाइन याद आ, मतलब माइंड में चल रही थी मेरी, और जब दोनों आपस में बोल रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था 2 लाइनें मेरे दिमाग में आई कि तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अतिक्रमण की कहानी, कौन है ये, कहाँ से आए, खोले ना अपनी जुबानी। तो इनको दोनों को देख के मुझे याद आया, क्योंकि दोनों की सरकारें रही हैं। और मैं रविंदर भाई से कहूंगी कि जो अभी रविंदर भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रविंदर भाई जी यहाँ पर आइएगा हरिद्वार में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ही के जो विधायक हैं कितनी जगह अवैध अतिक्रमण करवाया हुआ है। उनके सारे जो बिजली पानी सारी व्यवस्था उनके लिए की हुई है। हेमा जी, आपको आवाज ऐसी अगर कहीं पे भी अतिक्रमण उठाइए ना, आप कहीं नहीं, तो उसको क्यों नहीं तोड़वा भाई? उनके ऊपर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? आप ये रिपोर्ट करिए, कोर्ट में मतलब जाइए, आप लोग सरकार आपकी, आप एक्शन नहीं लोगे, आप एक्शन सरकार आ रही, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप सरकार चला रहे हैं, दो आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। अरे भाई ठीक है, विधायक नहीं है आपका, यहाँ कोई मेयर नहीं है, सांसद नहीं है, तो आप क्या ये कहेंगे कि अगर आपको कहीं
दिख रहा है भाई, हमें तो नहीं दिख रहा। अगर ऐसा किसी विधायक ने किया, लेकिन आपको दिख रहा है तो आप करिए, रविंदर आप भाई, करिए, आवाज उठाइए। उसके माध्यम से हमने बता दिया है ना, आप पहुंचाइए सरकार तक, यहाँ पर देखिए, चेकिंग करवाइए। यही आम आदमी पार्टी का रवीन जी, लेकिन नहीं रवीन जी, नहीं रवीन जी, अगर हेमा भंडारी जी आपको कोई बात बता रही है, उस पर आप रिएक्ट करने के बजाय ये कह रहे हैं कि वो खुद जाकर ये काम कर लें। एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते तो मुझे लगता है आपको कहना चाहिए था कि हाँ मैं इसको देखता हूँ, या मैं इस पर ध्यान दूंगा, या मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी। लेकिन आपने तो सीधे सीधे उन पर ठीकरा फोड़ दिया। वो क्या कर सकती है? वो तो ठीक तरीके से भी उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का तो भी कोई अस्तित्व भी नहीं है। यशी जी, मैंने ये नहीं कहा कि आप जाके खुद देखें, मैंने कहा अगर ऐसा कोई अतिक्रमण है तो आप भी एक पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। आपने अभी कहा, मैंने खुद सुना है रवीन जी। तो मैंने बोला ना, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसा दिखता है, अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा है, आप भाई आपको भी अपना नहीं सुन रहा है, तभी तो आपसे कह रही है, वो टीवी डिबेट पर इस बात को कह रही है। उठाने का वो है तो आप आवाज उठाइए कि तुमने कहा जी यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, फला नेता करवा रहा है। मतलब आपके विधायक उनका राशन वो बनवा दें, उनकी बिजली देखिए, लगवा ये झूठ बोल दें। रहे हैं, आप झूठ बोल रही हैं, ये झूठ बोल रही हैं आप। एक कौशिक कॉलोनी बसी हुई है, मैं झूठ नाम बोल लेके रहे बोल हैं। रही हूँ, एक बनी अरे हुई है तो भाई इधर लाओ ना की। प्रमाण, हाँ, ये दिखाओ ना, पीछे अखबारों में दिखाओ, नहर चैनल के में किनारे, दिखाओ। नहर के किनारे बनी हुई है, आप झूठ बोल रही हैं। देखिए चैनल नहर पे के बैठ के किनारे झूठ बसी हुई है, बहुत सारे सुन लीजिए। अवैध अतिक्रमण। भाई आपने देखिए, माननीय विधायक का नाम लिया है, वोट चाहिए, वोट की राजनीति, वोट। देखिए अरे सुनिए, वोट, मैं आपको बोल अरविंद रही हूँ ना, केजरीवाल वोट जी चाहिए, आपकी वोट। पार्टी प्रूफ के चैंपियन है, वोट आप पे चाहिए। प्रूफ है, आप ऐसे आइए, आरोप नहीं प्रूफ लगा है। सकते। अरे मैं तो चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, दिखाओ ना, लेकर प्रूफ है, बैठो, तभी तो बोल रही चैनल पे लेके हूँ। बैठो। मैं किसी भी चैनल में ऐसे थोड़ी बोल सकती हूँ, कौन अरे बोल सकता है कितना ऐसे? और तो जब आप प्रूफ बोल होगा रहे हैं तभी तो भाई। बोल रही हूँ मैं। आप रवीन जी, एक जिम्मेदार जवाब देना चाहिए आपको। जब सरकार, जैसे ही सरकार कोई उनपे जो है कोई भी उनपे एक्शन लेता है तो तुरंत वहां पर, क्योंकि वोट चाहिए तो आके कहते हैं रुक जाओ कुछ दिन, क्योंकि वोट चाहिए। भाई वोटर कार्ड तो हमने ही बनवाए हैं, वोट तो हमें ही चाहिए, तो कैसे टूटने दें, कैसे जाने दें? तो ये है इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा, इसको कबूल कर लीजिए रवि भाई, क्योंकि तो आप लोग जो है ना, जो जनता को दिखाते हैं, आप लोग जो जनता को दिखाना चाहते हो, मैं सुन लीजिए, जनता भी जानती है भाई, आप ये ऐसे हाँ, आरोप जनता जानती लगाने है। में आम आदमी जनता- पार्टी चैंपियन है, इस बात के लिए सबको पता है। आप लोग चैंपियन है, आप आरोप लगाने में चैंपियन आप है, भ्रष्टाचार में चैंपियन है। अरे आपके मंत्री ये लोग भ्रष्टाचार मानेंगे। आप मोदी अडानी पूंजीपतियों के लिए आप चैंपियन है, पूंजीपतियों के लिए आप उनको अपना देश बेचने में आप चैंपियन है। सब बेच जाओ, सब मंत्री आपका जेल में, बेच डालो, आपके सब कुछ बेच डालो। आपने पदाधिकारी कई भाई जेल जी में, देखो, पहले आपके सीएम साहब जेल जाने वाले हैं भ्रष्टाचार के मामले, आप दो संभाल कर। रविंद्र जी, ईडी को भी अपना उत्तराखंड की राजनीति कर लेते हैं तो पहले। इसलिए अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पर तमाम प्रवक्ताओं को सुनने के बाद? क्या प्रतिक्रिया आपकी? यशी जी, मुझे तो ये लगता है कि वो एक विज्ञापन आता है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद ज्यादा तो ये सब एक दूसरे की कमीज को सफेद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मुझे ये लगता है कि जब हम किसी विषय पे कोई डिबेट करते हैं तो क्योंकि हम लोगों के पास जवाब नहीं होता तो उस डिबेट को हम भटका देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि डिबेट किसी और दिशा में चली जाए। बिल्कुल। देखिए मेरा बहुत साफ कहना है और मेरे ख्याल से मेरी बात से तमाम लोग इत्तेफाक करेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि थपलियाल जी पता नहीं क्यों मजार का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मेरा ये कहना है नहीं हमने खुद कहा कि 4 ईंट रखते हैं। नहीं सुन तो लीजिए, अब मेरी बारी है, मैंने चुपचाप सुना आपको। अरे मैंने चुपचाप सुना ना, अब आप सुनिए। देखिए सवाल इस चीज का नहीं है कि अतिक्रमण किसने और कौन से धर्म ने किया। अतिक्रमण होता है, आतंकवाद होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। तो अतिक्रमण भी अतिक्रमण है, उसका कोई धर्म नहीं है। अब वो किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, किसने कराया, वो तमाम सवाल दरकिनार है। सवाल इस चीज का है कि अतिक्रमण हमारे शहरों की, हमारे गांवों की खूबसूरती को खत्म कर रहा है, हमारे यहाँ गंदगी बढ़ा रहा है। और दूसरी चीज, हमें यह भी नहीं पता है कि कौन सी बस्ती में कहां का कौन सा आदमी लेके आके रह रहा है। आपको मैं बताऊं, नदी किनारे अगर चेक कर ले आप, कौन लोग बसते हैं,
बंगाली बसे हैं, किसी से पूछ लीजिए कहां से आए, कलकत्ता से आए। अरे भाई, अगर उनके बीच में रोहिंग्या मुसलमान होंगे तब हम क्या करेंगे? कल हमारे यहाँ कोई बड़ी घटना घट जाएगी तब हम क्या करेंगे? और इसीलिए लगातार वेरिफिकेशन अभियान को भी चलाए रखने की जरूरत है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को चेक किया जा सके, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखना होगा अरुण जी कि आखिर इस अवैध अतिक्रमण पर लगाम कैसे लगती है, जो कि काफी जरूरी है, क्योंकि पिछले कई सालों पहले जो गलतियां हुई आज उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये भी ना हो कि लोगों की जो भावनाएं हैं वो काफी आहत हो जाती, क्योंकि वो काफी लंबे समय से रह रहे होते हैं और अचानक जिस तरीके से एक्शन होता है, ये तमाम चीजें होती है। तो ऐसे में अवैध अतिक्रमण ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण पर आर पार। धामी सरकार में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर लगाम लगाई जा रही है वो काबिले तारीफ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अवैध अतिक्रमण जब हो रहा था उस वक्त जो भी सरकार थी उन्होंने उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।